हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 7 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रिवीजन लेते हुए 6 जुलाई को हमने पढ़ रखा था कि ब्रिटिश वन फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीती ही कार्लोस सेंज ने इनके करियर का पहला ये खिताब है। महिलाओं के 3000 मीटर की दौड़ में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। पारुल चौधरी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई 4 जुलाई को। ब्रिटेन की संसद ने अभी हाल ही में भारत की जो तनुजा नेसारी है, इन्हें आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। फैनकोट के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, इसकी थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक जो है ये भारत में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए 1.75 बिलियन डॉलर इतना लोन दे रहा है। स्वीडन की कैपिटल है जो स्टॉकहोम, यहाँ डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। और भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष जो कि बने हैं राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं केथलिन ब्राउनी जैक्सन। ये हमने कल पढ़ लिया था। डेली की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो टेलीग्राम में मेरा चैनल है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कल्याणी मैम पीडीएफ। 8000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। और देखिए, मैंने कहा था कि 9 जुलाई को मेरे करियर के मतलब यूट्यूब में आए मुझे 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो 9 जुलाई तक तो आप लोगों को वीडियो शेयर करना ही है। 3-4 दिनों से आप लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन कल के वीडियो में ये जो चेन है ये ब्रेक हो गई थी, वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं किया गया। तो बस 2 दिन की बात है, आज और कल 7 और 8 तारीख को आप लोगों को शेयर करना है, जितना आप कर सकते हैं। आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, यदि वीडियो पसंद आता है तो ही करें। और 9 जुलाई को मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जारी राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, यानी कि किस राज्य ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है? तो इसमें गुजरात और कर्नाटक दोनों ही टॉप पर रहे हैं, जबकि छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के यदि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पर रहा है। अभी ना स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के जो तीसरा संस्करण है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा दिल्ली से जारी किया गया, जिसमें कि गुजरात और कर्नाटक को टॉप पर रखा गया है। और इनका टॉप पर रहना बनता भी है। देखो, इंडिया के मैप में यदि आप देखोगे ना, तो कुछ यहाँ लोकेशन है कर्नाटक की और कुछ यहाँ लोकेशन हो जाएगी गुजरात की, है ना। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा निवेश, अच्छा, आप लोगों को याद आना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत में सबसे ज्यादा किसी कंट्री ने इन्वेस्ट किया है तो ये तो सिंगापुर है। अभी 2000 पिछला यदि हम देखें 2020-21 में, तो सबसे ज्यादा निवेश ना ये किया गया था गुजरात में। और अभी रिसेंट रैंकिंग यदि हम देखें तो गुजरात 6वें में आ गया है। रिसेंट रैंकिंग में कर्नाटक टॉप पर आ गया है। मैं बार बार स्टार्टअप स्टार्टअप कह रही हूँ, जिसमें इन राज्यों को रैंकिंग मिली। ये एक्चुअल में स्टार्टअप होते क्या है, एक लाइन में आप याद रख सकते हैं। जो भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, मतलब कि इन्हें आगे उठने के लिए यहाँ कैसा माहौल प्रोवाइड कराया जा सकता है, ताकि यदि ये ग्रो करें तो देश की इकोनॉमी में कैसे अपना योगदान दे सकती है। इस मामले में ये जो स्टार्टअप रैंकिंग है जारी की गई है, इन 2 राज्यों को टॉप पर रखा गया है ना। तो मैं आपको ये बता रही थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में देखो, सिंगापुर ने सबसे ज्यादा निवेश तो किया है भारत में। पिछले साल तक ना सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करता, यानी कि गुजरात में सबसे ज्यादा निवेश किया गया था, और अभी कर्नाटक में सबसे ज्यादा निवेश किया गया है। हो भी क्यों ना, यदि आप छोटी छोटी चीजों को रिलेट कर सके, तो गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी यही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पर्यटन को आकर्षित करने के लिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में है। और यदि हम ट्रेड को मद्देनजर रखते हुए देखें तो निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें भी गुजरात टॉप पर रहा है ना। और कर्नाटक में के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, कर्नाटक भी पीछे नहीं। इसकी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सिटी है ये है बैंगलोर, जिसे आप सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां हैं ना, यहाँ आकर के अपना एक हेड ऑफिस खोलती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस एक्स को ही यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। तो बस यही बताना चाह रही थी। स्टार्टअप जो कि एक्सप्लेन कर दिया है मैंने एक लाइन में, इसमें देखा गया है कि इसके ग्रोथ में जो राज्य है गुजरात और कर्नाटका रहे हैं टॉप पर। एक एक इंडेक्स से चलिए रिलेट कर लीजिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें गुजरात टॉप पर रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और 2.0 दोनों में ही कर्नाटका टॉप पर रहा है। जबकि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश नेता को
किस ब्रिटिश नेता को ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है? ये ऋषि, ये जो टर्म है यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 5 जुलाई को, यानी 2 दिन पहले ही, यहाँ के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। काफी बार मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटेन कैबिनेट में ना 3 व्यक्ति हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। एक तो ऋषि सुनक हैं, इन्हें आप वित्त मंत्री के रूप में जान रहे थे। प्रीति पटेल यहाँ की गृह मंत्री या गृह सचिव भी कह सकते हैं ब्रिटेन कैबिनेट में, और एक आलोक श्रीवास्तव आप लोगों ने याद रखा था, है ना। तो अभी जो ऋषि सुनक है, इन्होंने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और अभी इनके स्थान पर नादिम जहावी को वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया है। तो ऋषि सुनक ने अपनी आपत्ति भी जताई कि ये क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। बोरिस जॉनसन की जो सरकार है, इनके कामकाज से खुश नहीं है और इन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। तो प्रियंका राधाकृष्णन के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल पहली भारतीय हो जाएंगी, जबकि शांति सेठी ये अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है, नाम क्या है? कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं। तो कमला हैरिस के डिफेंस एडवाइजर के रूप में, डिफेंस रक्षा सलाहकार आप कह सकते हैं, डिफेंस एडवाइजर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो ये शांति सेठी की नियुक्ति की गई। अच्छा, ब्रिटेन कैबिनेट से रिलेटेड कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटेन की संसद ने जो तनुजा सेनारी है, सेनारी नहीं नेसारी, इन्हें आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम क्या है? तो इंडियन नेवी में शामिल ये जो नया स्क्वाड्रन है, इसका नाम है INAS 324, यानी कि 324। ये भी हाल ही में 4 जुलाई में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये यूनिट स्वदेश में डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है जो ALH Mark 3 हेलीकॉप्टरों का संचालन करने वाली पूर्वी समुद्री तट पर पहली नौसेना स्क्वाड्रन है। मतलब समझिएगा, पूर्वी समुद्र रेखा हमारी यदि आप देखोगे तो कुछ यहाँ इस तट रेखा की रक्षा करने के लिए ये जो लॉन्च किया गया स्क्वाड्रन है, इस क्षेत्र यानी कि पूर्वी क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया पहला स्क्वाड्रन है, आप ये कह सकते हैं। इसे नाम दिया गया है केस्ट्रल्स। ठीक है, और विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है, ये तो ठीक है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ALH Mark 3, तो ये जो ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर है, ये अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और इसमें आधुनिक जो निगरानी रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इसमें शामिल किया गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे आप HAL कहते हैं शॉर्ट में, इसी के द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। और इन हेलीकॉप्टरों को शामिल करना आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है, इसी का एक हिस्सा है, आप कह सकते हैं। तो ये अब शामिल हो चुका है। इंडियन नेवी की यदि मैं बात करूं, देखो इंडियन नेवी डे जो हमारा है ना, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसकी जो स्थापना है, ये 26 जनवरी 1950 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तीनों सेनाओं के प्रमुख तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट होते हैं रामनाथ कोविंद है, जो कि अभी चुनाव अलग होने हैं, जुलाई में ही होंगे। और इसके जो नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल R हरिकुमार है। इसका जो मोटो है ये है सम नो वरुण। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। इंडियन नेवी ना प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल करने जा रहा है, जिसकी मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई थी। ट्रिक है के और VVV। के से कलवरी, खंदेरी, करंज 3। चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई जिसका नाम है INS वेला। 5वीं का नाम है INS वागीर और 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी हो जाएगी INS वगशीर। लेकिन INS ध्रुव क्या है, ये भी तो लास्ट ईयर चर्चे में था। देखिए, जो INS ध्रुव है ना, ये भारत का पहला यानी कि इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, INS ध्रुव। इसका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए, फूड सेफ्टी डे ये कब मनाया गया था? 7 अप्रैल को मनाया गया था। डेट यही है ना, मेरे हिसाब से यही है। यदि मैं गलत होंगी तो आप करेक्ट कर देंगे मुझे। फूड सेफ्टी डे, अच्छा 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। माफ कीजिएगा, वही मैंने कहा ना, गलत कह दिया मैंने। फूड सेफ्टी डे आपका मनाया गया है 7 जून को।
और मैंने आप लोगों को बताया था FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसका चौथा संस्करण था। पहला संस्करण तो इसका 2018 में लाया गया था, है ना, 2018 में लाया गया, और अभी 2022 में इसका चौथा संस्करण था, जिसमें कि बड़े राज्यों की कैटेगरी में किसने टॉप किया? तमिलनाडु ने। तो ये FSSAI के द्वारा था। लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, इसके जो पैरामीटर हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 में लाया गया था, इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो जिस राज्य ने फूड सेफ्टी के मामले में टॉप किया है, ये हो जाएगा ओडिशा। मतलब कि इसके क्राइटेरिया पर जो खरा उतरा है राज्य, ये ओडिशा हो जाएगा। खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। विशेष राज्यों की कैटेगरी में त्रिपुरा टॉप पर, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश और सिक्किम रहे हैं। ओवरऑल इसमें ओडिशा को टॉप रैंक पर रखा गया है। ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे नवीन पटनायक, राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल, सिमलीपाल भीतरकनिका दो महत्वपूर्ण यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। जो ओडिशा है ना, ये मिशन इंद्रधनुष जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, इसके क्रियान्वयन में भी टॉप पर रहा है। ओडिशा का जो बालासोर जिला है, यहाँ एक दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ पाया गया था, जिसके कारण ये चर्चे में भी आया था। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हो? दुनिया नहीं, भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये इसी ओडिशा में स्थापित किया गया है। इसके अलावा तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ओडिशा की जो मुंह बस सेवा है, इसे अभी हाल ही में मान्यता मिली है। ये 4-5 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। केरल की यदि हम बात करें तो नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इसमें केरला टॉपर है। राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में से सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है। नीति आयोग के द्वारा ही जो गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें सबसे गरीब राज्य बनकर के उभरा है बिहार। RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ना अभी हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किए गए हैं। तो देखिए, ऑपरेशन नारकोस चर्चे में था, जिसके तहत अभी हाल ही में 7 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थों को बरामद किया गया है। ऑपरेशन है जो नारकोस, ये इसी पर्पज से ही लॉन्च किया गया था। नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोपेट्रिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जून में लॉन्च किया गया था। जब ये लॉन्च किया गया था तब मैंने आप लोगों को बताया था। वैसे ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा था, मतलब 1 महीने तक चलाया जाना था। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम था, और आप कह सकते हैं कि 1 महीने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया और इतनी बड़ी उपलब्धि इस पकड़ के साथ RPF ने अपने नाम हासिल कर ली है। कुछ अन्य ऑपरेशन जो कि रेलवे के चर्चे में थे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने जो ऑपरेशन चलाया था, ये था मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन अमानत है, ये खोया पाया। एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था रेल में, यदि आपको कोई सामान खो जाता है तो इस पोर्टल के माध्यम से, हालांकि काफी सारे इसके क्या बोले कुछ स्टेप्स थे जो कि आपको फॉलो करने पड़ते थे। और ऑपरेशन अमानत इसके तहत लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन गंगा बस आप थोड़ा अलग रिलेट करोगे, ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। ऑपरेशन गंगा किस लिए था? तो अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो चर्चे में था, इस बीच में ऐसे भारतीय जो कि उस हिंसा वाले माहौल में फंसे हैं, उन्हें वहां से निकालने के लिए, यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। जबकि अफगानिस्तान वाला जो मुद्दा था ना, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए पिछले साल ऑपरेशन देवी शक्ति चलाए गए थे, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जंगली सुअरों के कई शव यानी कि इनकी बॉडी मिलने के बाद, डेड बॉडी मिलने के बाद एंथ्रेक्स फैलने की पुष्टि की गई है? तो अभी हाल ही में देखिए, केरल का जो जंगल है, केरल में जो त्रिशूर इलाका है, त्रिशूर इलाके में जो जंगली सुअर हैं, काफी सारे शव यहाँ से बरामद किए गए हैं। इसी में एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की गई है। एंथ्रेक्स जो कि एक गंभीर संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग तो आप समझते होंगे ना, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ये आमतौर पर भारत के दक्षिण राज्यों में पाया गया है, और उत्तरी राज्यों में वैसे ये कम पाया गया है। कुछ राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, ये कर्नाटक, ये आपके दक्षिणी राज्य हुए। जम्मू कश्मीर और असम, ये उत्तरी राज्य हुए, जहां
थोड़ा-थोड़ा इस मामले की पुष्टि की गई है। केरल में वैसे आप लोगों ने काफ़ी सारे वायरस पढ़ रखे होंगे, जो कि निपाह वायरस आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाल ही के दिनों में टोमेटो फ्लू यहाँ का चर्चे में था। नोरो वायरस भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, है ना? ये आप लोगों को केरल से ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। मुख्यमंत्री हो जाएंगे पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। और साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ है पूछा जाए तो ये केरल में ही हो जाएगा। इदुक्की बांध जो है केरल में ही किस नदी पर है, तो ये पेरियार नदी पर हो जाएगा। यहाँ की कुछ स्कीम है, जैसे कि वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये पहला राज्य भी है। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई? तो स्वतंत्रता सेनानी है अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी अभी हाल ही में 125वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? तो 4 जुलाई को। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इन्हीं के सम्मान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में इन्हीं के लिए 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो 1922 के समय में ये जो अल्लूरी सीताराम है, इन्होंने चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर 300 से अधिक क्रांतिकारियों के साथ हमला किया था। मतलब कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चर्चे में इनकी जयंती हाल ही में मनाई गई। इनके सम्मान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया है। ये तो बात हुई अल्लूरी सीताराम की। अभी हाल ही में ना भीमराव अंबेडकर जी की कुछ जयंतियां हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन कुछ ऐसे सेट कर लिए हैं। भीमराव अंबेडकर जी की अभी 131वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए इसे मैं हटा देती हूँ। 131वीं जयंती मनाई कब गई है? अभी हाल ही में 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 2022 को। इसी मौके पर स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अलग है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपकी गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी आपकी हैदराबाद में है, और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज अब महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। किसी की 147वीं जयंती, तो देखो बिरसा मुंडा जी की 147वीं जयंती मनाई गई। और इस मौके पर ना आप कह सकते हैं बिरसा मुंडा के सम्मान में कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है भाई? दिमाग से स्किप हो रहा है। हाँ, जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा, यहां मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। इन्हीं के सम्मान में तो 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है, और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। अभी इस साल प्राइम मिनिस्टर, सॉरी माफ कीजिएगा, इस साल यानी कि 2022 में 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की 153वीं जयंती मनाई जानी है। लेकिन जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी, कब मनाई गई थी? 2019 में। इस मौके पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक चरखे का उद्घाटन किया गया था। 1650 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे से बना प्लास्टिक चरखा था। स्मृति ईरानी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा से इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया है। देखिए, भारत का जो तटीय सुरक्षा है, भारत के तटीय इलाकों की सुरक्षा करने के लिए ये एक तरह की पहल है। नाम दिया गया है सुरक्षा मंथन। राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता पंकज सिंह, जो कि बीएसएफ के महानिदेशक हैं, और वीएस पठानिया, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं, इनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ में क्या आयोजित किया गया था? तो चंडीगढ़ में भी हाल ही में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अभी हाल ही में डूरंड कप, जो कि फुटबॉल का, मतलब एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, कोलकाता में संपन्न हुआ। 130वां इसका संस्करण था, और गोवा इसमें विजेता रहा है। मुंबई में अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन होना है। मैंने 2 प्रश्न रिवीजन के लिए रखे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो ये गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। देखो, इसके पहले जो लास्ट टाइम हुए थे ये केरल में हुए थे, तब से नहीं हुए, अब होने हैं गुजरात में। तो ये क्वेश्चन रिवीजन वाला है, इसलिए मैं गुजरात को डील नहीं करूंगी यहाँ, बाकी ऑप्शन को रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण हरियाणा के पंचकुला में संपन्न हुआ है। इसमें हरियाणा ही टॉप पर है। अब जो नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा ये मध्य प्रदेश होस्ट करेगा।
और मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, ये अपने नाम की है, मुंबई को पीछे छोड़ते हुए, मतलब मुंबई को हरा करके। अगला प्रश्न है, 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राम दरश मिश्रा। तो देखो, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाने वाला ये जो अवार्ड है, पहली बार मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, अभी 31वां 2021 का मिल गया है राम दरश मिश्र को। इनकी जो रचना मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए नीलमणि फुकन और दामोदर माउजो, इन्हें 56वां और 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड है भारत का, जबकि साहित्य जगत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान 2021 के विजेता ये असगर वजाहत है, असगर वजाहत। इनकी रचना महाबली के लिए सम्मानित किया गया, जबकि इसके पहले विजेता कौन थे 2020 के? तो व्यास सम्मान 2020 के विजेता शरद पगारे, आप लोगों को याद रख लेना है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने? के वेणुगोपाल। आज का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया सेना और भारतीय सेना के बीच में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को 2 दिनों तक आप लोग जरूर शेयर करें, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएं, वहां आप लोगों को मैं सारी अपडेट दे दूंगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।